नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का स्पेशल सेगमेंट आसान भाषा में, जिसमें हम आपको रोज आपके जीवन में घट रही तमाम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करके समझाते हैं। जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं 29 मई 2020 को। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के चौथे क्वार्टर के। वित्त वर्ष मैंने बताया ये हुआ फाइनेंशियल ईयर जो एक साल के अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक चलता है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। चौथा क्वार्टर मतलब जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक। और चूंकि चौथी तिमाही किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही होती है, तो कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं। कहा जाता है या जा सकता है फ्रेज का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अभी पूरे वित्तीय वर्ष के ये एक प्रोविजनल डेटा है जिसे बाद में सुधार दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब सभी, घरेलू माने घर संबंधी। यहाँ घर का मतलब आपका घर नहीं, घर का मतलब है देश। उत्पाद का मतलब है प्रोडक्शन। कुल मिलाकर देश में हो रहा हर तरह का उत्पादन। उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में, खेतों में। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। इस तरह उत्पादन और सेवा क्षेत्र की तरक्की या गिरावट का जो आंकड़ा होता है उसे जीडीपी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी खेत में एक पेड़ है। पेड़ आम का है, फल देता है, तो किसान आम बेचकर पैसे कमाता है। ये पैसा किसान के खाते में जाता है, इसलिए पैसा देश का भी है। अब इस पेड़ को काट दिया जाता है। काटने के बाद पेड़ से जो लकड़ी निकलती है उसका फर्नीचर बनता है। फर्नीचर का पैसा फर्नीचर बनाने वाले के पास जाता है, ये पैसा भी देश का है। अब इस फर्नीचर को बेचने के लिए कोई दुकान वाला खरीदता है, दुकान वाले से कोई आम आदमी खरीद लेता है। आम आदमी पैसा खर्च करता है और दुकानदार के पास पैसा आ जाता है। खड़े पेड़ से कटने के बाद कुर्सी मेज बनने तक जो पैसे खर्च होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में जो पैसा आता है वही जीडीपी है। अब सवाल ये कि इसकी नपाई कैसे होती है। सबसे पहले तय होता है बेस ईयर यानी आधार वर्ष। एक आधार वर्ष में देश का जो उत्पादन था उसकी तुलना में जिस साल की हम बात कर रहे हैं उसका उत्पादन कितना घटा बढ़ा है। इस घटाव बढ़ाव का जो रेट होता है उसे ही जीडीपी कहते हैं। अगर उत्पादन बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ी है, अगर तुलनात्मक रूप से उत्पादन घटा है तो जीडीपी में भी कमी आई है। इसे कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, जिसके आधार पर जीडीपी तय की जाती है, यानी कि कीमत स्थिर रहती है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, इसे करंट प्राइस कहते हैं। चूंकि हर साल उत्पादन और अन्य चीज़ों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, इसलिए इस तरीके को भी जीडीपी नापने के काम में लाया जाता है, जिसमें महंगाई दर भी शामिल होती है। हालांकि अपने देश में अभी करंट प्राइस पर जीडीपी नहीं नापी जाती है, लेकिन इसकी मांग लंबे वक्त से हो रही है। केंद्र सरकार ने देश को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, उसके लिए करंट प्राइस को ही आधार बनाया गया है। जीडीपी का आकलन देश की सीमाओं के अंदर होता है, यानी गणना उसी आंकड़े पर होगी जिसका उत्पादन अपने देश में हुआ हो। इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। जीडीपी की गणना हर तिमाही होती है। जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की होती है। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा 3 अहम हिस्से हैं, जिसके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। इसलिए देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी पर्सनल कंजम्पशन होता है, व्यवसाय में जितना निवेश होता है और सरकार देश के अंदर जितने पैसे खर्च करती है उसे जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुल निर्यात के लिए जो चीज़ें बेची गई हैं में से कुल आयात अपने देश यानी जो हमने जो खरीदा है उसको घटा दिया जाता है। जो आंकड़ा सामने आता है उसे भी ऊपर किए गए खर्च में जोड़ दिया जाता है, तो हमें मिलती है हमारे देश की जीडीपी। अब घुसते हैं डाटा में जो हाल ही में हमारे सामने आया है। 2019-20 की चौथी तिमाही में जीडीपी रही 3.1%। ये कम है या ज़्यादा कैसे पता चलेगा? तुलना करके। पिछली तिमाही में ये 4.1% थी, और जब ये 4.1 रही थी तभी इसके बुरे होने की बात लोग कर रहे थे। तभी इसने निचले स्तर पर होने के कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो अब तो स्थिति और भी बुरी हो गई है।
2019-20 की वार्षिक जीडीपी रही 4.2%, यानी चारों क्वार्टर की मिलाकर। अब आप पूछेंगे ये कम है या ज़्यादा, तो गौर करें कि उसके पिछले वित्त वर्ष यानी 18-19 में ये 6.1% रही थी, और इससे पहले के सालों में यानी वित्तीय वर्ष 17-18, 16-17 और 15-16 में ये 7, 8.3 और 8% रही थी। अब सवाल ये भी है कि इतना गणित क्यों करना, जीडीपी क्यों ज़रूरी है? जवाब ये है कि जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका ये भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौन सा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। वैसे जानकारों का मानना है कि अगर एक बार जीडीपी 5% के नीचे गिर जाए तो उसे वापस खींचकर स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल है, और इंडिया में ऐसा हो चुका है। मगर एक चीज़ और हो रही है जो पूरी तरह कंफ्यूज कर देने वाली है, वो ये कि शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों, ये समझने के लिए कुछ बातें समझना ज़रूरी है। शेयर मार्केट का बढ़ना और रिकवरी करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। निफ्टी 50 भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों की सेहत बताता है। फरवरी 2020 के महीने में निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर था, 12,500 पॉइंट्स के लगभग पर। फिर आया कोरोना, फिर आया लॉकडाउन। इस सब के चलते बाजार में ऐसा हाहाकार मचा कि निफ्टी 50 सिर्फ एक महीने में ही 7,500 के करीब पहुंच गया। यानी इसकी सेहत में 40% की गिरावट देखते ही देखते हो गई। जून 2014 वो पहला मौका था जब निफ्टी 7,500 में पहुंचा था, यानी लगभग 6 सालों में आपको मार्केट ने 0 रिटर्न दिया। इतने में तो एफडी के पैसे भी दुगने के करीब पहुंच जाते हैं। बहरहाल 23 मार्च 2020 के बाद ये थोड़ा सुधरना शुरू हुआ और घटते बढ़ते गिरते पड़ते अंततः 1 जून 2020 को 9,826 में बंद हुआ। यानी बेशक निफ्टी अपने न्यूनतम स्तर जो कि 7,500 था से 30% का सुधार कर चुकी है, लेकिन अब भी फरवरी 2020 में जो 12,500 था अपने पीक से 20% नीचे है। बेशक जून 2014 वाली स्टेज से बढ़कर जून 2017 पर आ गई है, क्योंकि निफ्टी ने अपने जीवन काल में 9,826 वाले लेवल को सबसे पहले जून 2017 में ही छुआ था। लेकिन अभी भी फरवरी 2020 यानी 12,500 के लेवल से लगभग 3 साल पीछे चल रही है। यानी ये नहीं हुआ कि शेयर मार्केट पूरी तरह स्वस्थ होकर दौड़ने लगा है, ये ज़रूर हुआ है कि आईसीयू से निकल चुका है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। हो सकता है किसी दिन चलने फिरने लगे और फिर कुछ दिनों बाद दौड़ भी लगाए, लेकिन अभी वो दिन नहीं आया है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा बिगड़ा रहता है। उनके माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि कहीं आइसक्रीम ना खा ले सर्दी लग जाएगी, कहीं बाहर का ना खा ले फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। शेयर मार्केट भी इकोनॉमी का जाया वही संवेदी यानी सेंसिटिव बच्चा है। इसीलिए तो सेंसेक्स को संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। ये कितना मूडी बच्चा है इसका प्रूफ ये है कि एक कंपनी के सीईओ के सिर्फ एक ट्वीट भर से कंपनी की मार्केट में वैल्यू अरबों में घट जाती है। हम यहाँ पर इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं। अब की बार भी यही हुआ है। लॉकडाउन के बाद 1 जून को ही वो तारीख थी जिस दिन के बाद इसमें सबसे ज़्यादा ढील हो गई है। साथ ही 1 जून को पहला दिन नहीं है जब शेयर मार्केट में रैली चली। पिछले 4 दिनों से मार्केट में तेज़ी है और ये 9,000 से 9,826 तक पहुंच गया। 4 दिन पहले यूएस में कोरोना के टीके को प्रारंभिक सफलता मिल गई, तो ये और ऐसे छोटे छोटे 2-3 कारणों ने मिलकर शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में बढ़ा दिया। शॉर्ट टर्म में क्यों, इसकी बात आगे करेंगे। इंटरेस्टिंग गणित है। शेयर मार्केट आशंकित था कि जीडीपी बहुत ज़्यादा घटेगी और इसके एवज में पहले ही डाउन थी, और जीडीपी घटी तो सही लेकिन उतनी नहीं जितनी आशंका थी। बची हुई आशंका का बफर उम्मीद में बदल गया और शेयर मार्केट बम बम हो गया। यानी आपने सोचा था कि एग्जाम में आप बुरी तरह फेल हो जाएंगे, लेकिन आप जस्ट पास हो गए। अच्छे मार्क्स अब भी नहीं ला पाए हैं, लेकिन जो थोड़े नंबर पाकर आप जस्ट पास हुए हैं उसकी खुशी मना रहे हैं। कहा जाता है कि शेयर मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा लेकर आते हैं और दूसरे जो अनुभव लेकर आते हैं।
पैसा लेकर आने वाले अनुभव लेकर जाते हैं और अनुभव लेकर आने वाले मार्केट से पैसे लेकर जाते हैं। तो जिन्हें लग रहा है कि शेयर मार्केट का बुरा दौर खत्म हुआ है, विशेषज्ञों की नज़रों में वो पहली कैटेगरी वाले हैं, यानी अभी तो असली गिरावट शुरू हुई ही नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है एक झटके में नहीं गिरती। आप 2008 की मंदी देख लें, तब मार्केट अपने पीक यानी 6300 के लेवल से 2500 के लेवल पर आ गई थी, 60% के लगभग की गिरावट के साथ। लेकिन ये सब 1-2 महीने में नहीं हो गया, मार्केट उठ के गिरा। जनवरी 2008 से फरवरी 2009 तक ये सिलसिला चलता रहा, कुल 13 महीने। और ये केवल 2008 ही नहीं, हर गिरावट की कहानी है। सोचिए तो अभी 2019-20 की चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, जिसमें सिर्फ 1 महीने लॉकडाउन हुआ है। तब क्या होगा जब 2020-21 की पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, वो काल जब हम पूरे समय लॉकडाउन में थे और सब कुछ ठप पड़ा था। जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें 2 चीज़ों पर गौर कीजिए। पहली 2008 की मंदी जनवरी से शुरू होकर नवंबर तक चली, और दूसरी उसके बाद भी बाजार सीधे नहीं चढ़ने लगा। उसने नीचे के लेवल्स पर पहले खुद को मजबूत किया, समय बिताया, नवंबर 2008 से लेकर फरवरी 2009 तक का समय। लब बोलूँ आप ये कि मार्केट की तेज़ी बनावटी है, शॉर्ट लिव्ड है। वैसी है कि टेल एंडर आकर 2-3 छक्के जड़ दें और हम खुश हो जाएं। वैसी नहीं है कि राहुल द्रविड़ आकर टिक गए हों और अब मैच जिताकर ही मानेंगे। और अंत में सवाल ये भी है कि क्या शेयर मार्केट देश की इकोनॉमी को दिखाता है? लंबी अवधियों के लिए तो यकीनन दिखाता है, क्योंकि जब देश की कंपनियां और अलग अलग सेक्टर्स बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। लेकिन छोटी अवधियों में शेयर मार्केट और देश की इकोनॉमी एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग रहते हैं। अब यही देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि फरवरी 2020 में शेयर मार्केट अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर था। देश की आर्थिक स्थिति तो तब भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ऑटो सेक्टर से शुरू हुई मंदी सभी सेक्टर्स और पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। जीडीपी तब भी गिरने के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। इसका असर धीरे धीरे शेयर मार्केट पर भी पड़ना ही था। ऑटो सेक्टर्स वाले शेयर तो धड़ाम होने शुरू भी हो गए थे, लेकिन लोग तब भी आश्चर्य जता रहे थे कि देश नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट डेली या वीकली बेसिस पर देश की आर्थिक स्थिति का रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर लंबी अवधि जैसे साल भर या 3 साल की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि देश और शेयर मार्केट एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। कभी कोई लीड ले लेता है तो कभी कोई, पर रास्ता और मंजिल दोनों की एक ही होती है। यानी एक ओवर की अच्छी बैटिंग का ये मतलब कतई नहीं कि पूरी टीम मस्त खेल रही है, मगर चाहे ओवर 1 हो या 50, खेले सभी मैच जीतने के लिए जाते हैं। सेंसेक्स की उपयोगिता लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी का बुखार नापने के लिए। असल में शॉर्ट टर्म में ये छोटी छोटी खबरें बनाने की भूमिका निभाता है। जैसे 29 मई को सिर्फ इस एक खबर से वोडाफोन के शेयर्स आसमान छूने लगे कि गूगल इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है। बाद में खबर झूठी निकली और उसका असर भी अगले ट्रेडिंग सेशन यानी 1 जून को फुर्र हो गया। और ये शॉर्ट टर्म में इसी के चलते बड़ी वास्तविकताओं से अनमूव्ड रहता है। मतलब आप देखिए कि वोडाफोन कंपनी की असल में हालत क्या है, टेलीकॉम सेक्टर की हालत क्या है, जो 29 मई के इस शेयर के परफॉर्मेंस से तो नहीं ही पता चलती। लेकिन अगर आप वोडाफोन शेयर को 2 या 3 सालों के लिए जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट का डेटा और वास्तविकता कैसे एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए, 1 साल बाद फिर से देखिएगा। तब जैसा जावेद अख्तर कहते हैं, इतिहास की किताब का एक एक पन्ना पलटने में 100-200 साल निकल जाते हैं। वैसे ही कभी बाद में 5 या 10 साल के ग्राफ में ये तेज़ी जो अभी दिख रही है, शायद ढूंढने से भी ना मिले। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप का स्पेशल सेगमेंट आसान भाषा में। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है, हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।